नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरके एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। अब प्रश्नावली हमारे 3.2 चल रही थी, उसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है। अब करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने ले रखा है, दूसरे क्वेश्चन दूसरा पार्ट आगे लेंगे। अब इसमें जो पहला पार्ट दे रखा है उसे सॉल्यूशन करने से पहले सवाल को अच्छे से समझना है। पहले सवाल को समझो। इसने कहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है। इनकी तुलना कब करोगे? जब हमारे पास इनके मान होंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान जब होंगे हमारे पास, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस सवाल को इतना पढ़ते समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, इनके अनुपात निकालने। अनुपात निकलने के बाद हम उनको चेक करेंगे कि वो अनुपात किस टाइप के प्राप्त हुए। हमें सारे एक जैसे प्राप्त हुए हैं, या सारे एक जैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, या उनमें से कोई दो एक जैसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करने के बाद हम निर्णय ले पाएंगे। देखो आगे देखो, ज्ञात करो कि निम्न समीकरणों की युग्म संगत या असंगत है। यानी इनके अनुपात जब निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम तुलना करेंगे, जांचेंगे कि कौन कौन से अनुपात कैसे कैसे आए हैं, फिर हम निर्णय ले पाएंगे कि वो संगत है या असंगत है। अब ये निर्णय कैसे लिया जाएगा, इसके लिए हमें मैं आपको एक रफ में यहाँ बता देता हूँ। मान लो कि ये रफ है अपना, यहाँ याद रखिए। अगर आपको अनुपात, हम जब ये अनुपात निकालेंगे ना, A1/A2 और B1/B2, ये अनुपात हमारे अगर या तो आ जाए सारे ही बराबर, ऐसे सारे बराबर आ जाए, या क्या संगत के लिए लिख रहा हूं, ये किसके लिए लिख रहा हूं, संगत के लिए, संगत के लिए, या ये क्या हो जाए, तीनों ही अनुपात भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएंगे, तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये संगत की शर्त है। और असंगत की शर्त यहां लिख रहा हूं मैं, असंगत, शायद उम्मीद कर रहा हूं दिखाई दे रहा होगा। असंगत की शर्त यह है कि तीनों अनुपातों में से कोई दो अनुपात क्या आ जाए, सेम आ जाए, और तीसरा अनुपात सेम ना आए, तो वो क्या होगा, असंगत होगा। यानी सवाल में करना क्या है, केवल मात्र इतना ही तो करना है कि हम इनके अनुपात निकालेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि अनुपात किस टाइप के प्राप्त हुए, इन तीनों में से किस में वो मिल रहे हैं। अगर इसमें मिल गए तो कह देंगे असंगत है, और इन दोनों में मिल गए तो कह देंगे वो संगत है। बस। अब संगत और असंगत का शाब्दिक अर्थ और समझ लो, ये तो गणितीय रूप है। शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जिन समीकरण युग्मों के कोई ना कोई उत्तर प्राप्त हो जाए। तो उत्तर कब प्राप्त होंगे, जब हम उनको सरल करेंगे। यानी समीकरण, दिए गए समीकरण युग्मों को सरल करेंगे, चाहे वो कौन सी भी विधि से हम सरल करें, अगर उनके उत्तर आ गए तो वो क्या है, संगत है। अब ऐसा नहीं है कि आपको आता ही नहीं है तो उत्तर कहां से आएगा, ये बताओ, तब कह दोगे संगत। ऐसा नहीं है। वो अगर किसी भी विधि से उसका उत्तर आ रहे हैं, वो सरल हो रहा है किसी के द्वारा, ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा हो सकता है हमें वो सवाल ही ना आए। यानी किसी के भी द्वारा अगर उसको सरल किया जाए तो कोई ना कोई उसका इस तरह से कोई भी उत्तर निकाल दे, तो वो तो क्या होंगे, संगत होंगे। और किसी भी विधि से किसी के भी द्वारा कोई उत्तर ना निकले तो वो क्या होगा, असंगत होगा। शाब्दिक अर्थ ये है। ठीक है, संगत का मतलब उसको अगर दिए गए समीकरण युग्मों को सरल किया जाए तो कोई ना कोई उत्तर अगर निकलाए तो वो क्या होंगे, संगत। अगर उत्तर नहीं निकलाए तो वो क्या होगा, असंगत। यानी दुनिया में उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो वो असंगत कहलाएगा। अगर दुनिया में उनका कोई हल है तो वो क्या है, संगत है। आ रही बात समझ में? अब क्या करते हैं, दिए गए सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। ये सवाल आपकी इस तरह से छप के आया परीक्षा में, टेस्ट में या किताब में, किसी में भी छप के आया, तो आपको इतना वापस ये नहीं लिखना है, इतना टाइम बचाना है और वो टाइम यहां लगाना है। कैसे? उत्तर नंबर 3 और उसका भी पहला पार्ट, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म। अरे अलजेब्रा जितना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर उसको समझे तो। ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म क्या है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। करना क्या है भी,
ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संगत व असंगत की जांच, असंगत की जांच। हो सकता है कुछ वर्ड दिखाई ना दे तो मैं जो बोल रहा हूं उन पे भी ध्यान दिया करो थोड़ा बहुत। संगत व असंगत की जांच हमें करनी है, ठीक है। ये तो लिख ही सकते हो, सवाल में देख के लिख लो ना, दिए गए समीकरण युग्म, ऐसा भी नाम लिख रखा है देख लो, निम्न समीकरण युग्म, तो वही तो लिखा है मैंने, दिए गए समीकरण युग्म ज्ञात करना है, संगत व असंगत, ये लिख लो, संगत व असंगत, ये जो चीज लिखी थी इतना तो लिख ही सकते हो, उसके तो 1/4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। इतने करने से मतलब नहीं, सवाल तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, और सही कर दें तो अच्छी बात है। संगत व असंगत की जांच हमें करनी है। अब आगे सवाल कैसे शुरू करें, कौन से स्टेप लें, स्टेप यही ले, अगले ने संकेत दे रखा है, सब कुछ सवाल में दिया हुआ था, अगर सवाल को ध्यान से समझे तो ज्यादा टाइम सवाल को समझने में लगाए, ठीक है। देखो इसने कहा है ना कि A1 और A2 B1 अपॉन B2 C1 C2 की तुलना करो। तुलना कब करेंगे, जब इनके अनुमान हमारे पास होंगे। इनके मान कब आएंगे, जब हमें A1 B1 C1 इनके मान अगर हमारे पास है तो फिर क्या कर लेंगे, अनुपात तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। और A2 B2 C2 कैसे निकालेंगे इनके मान, कहां से इनकी व्यवस्था करें, तो अब दिए गए समीकरण के समीकरणों को क्रम दे दें आप, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से शुरू कर देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है भी, समीकरण 1 की व्यापक रूप। अब व्यापक रूप किसका लिखूंगा मैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं तो उसी का लिखूंगा ना, द्विघात का थोड़ी ना लिखूंगा। तो समीकरण 1 की व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है भी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब इनकी तुलना कर दो, तुलना करने पर, तुलना करनी शायद आपको आने लग गई होगी क्योंकि दूसरी प्रश्नावली से मैं ऐसा बता रहा हूं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो क्रम से देखिए, आपकी क्रम से तैयारी भी हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में भी बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तुलना करने पर ध्यान करो कैसे। पहला समीकरण है, इस वास्ते प्रत्येक ए बी और सी के पैर में 1 लगा दें, यानी A1 B1 C1 लिख दे। चलो पहला समीकरण मैं यही लिख देता हूं, ऐसा लिख दूं क्या, A1 B1 और C1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। देखो पहला समीकरण है तो पहले समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो x की गुणा में यहाँ a है तो यहाँ x के गुणा में देख लो वही A1 होगा, तो कितना हो गया 3, y की गुणा में क्या है 2, ये लो, और ये जो एचर है वो 5 की 5। पहले समीकरण के इस वास्ते A1 B1 C1 ये समीकरण का संकेत है कि ये समीकरण के एचर हैं, कौन से समीकरण के, 1 नंबर समीकरण के एचर हैं, ऐसा इनका संकेत है ये, ठीक है। इसी प्रकार यहां लिख दो या नीचे, चलो शायद दिखाई दे रहा होगा, चलो ऊपर ही लिखते हैं, ये लो समीकरण 2 की व्यापक मान, सॉरी व्यापक मान नहीं व्यापक रूप, वही दोबारा लिखूंगा मैं क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब ये ना, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, निम्न में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, कोई 3 लिखेगा सही से एक ये लिख देगा, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तुलना करने पर आप है ना ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों एलएचएस में साइड में ले जा सकते हो, फिर कर सकते हो बराबर में 0 लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन बात यही है, हमें ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एचर एक ही, दोनों समीकरणों में एक ही दिशा में होने चाहिए, अर्थात या तो एलएचएस में होने चाहिए दोनों, या दोनों कौन सी दिशा में होने चाहिए, आरएचएस दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, और विशेष तौर से अगर ये दोनों एलएचएस दिशा में रहे तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर से तुलना करेंगे हम, तो क्या निकलेगा A2 B2 और ये लो C2। अब ये A B C के पैर में A22 लगे हैं, ये किस बात के संकेत है, ये इस बात के संकेत हैं कि ये हमने एचर जो लिए हैं वो समीकरण नंबर 2 के लिए, ऐसे नहीं लिखते हैं ये, ठीक है ना, समझ लेना, ये लिखे हुए आते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसे ऐसे एक परिपाटी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है,
ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये समीकरण 2 के एचर हैं और 1 जिसके लगा है तो वो समीकरण 1 के एचर है। समझ में आ रही है बात? देखते हैं। तो समीकरण 2 के x में गुणा में क्या है वो a2 हो जाएगा, y के गुणा में वो b2 हो जाएगा और जो एचर है वो क्या हो गया c2। अब हमारे पास इनके अनुमान निकालने के लिए, इनके मान निकालने के लिए जो जो चाहिए था वो सब कुछ है। तो क्या करेंगे हम, अब a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे। बोलो a1 कितना है 3 है और a2 कितना है 2 है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 आ गया। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3, यानी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2/-3। ठीक है। इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 कितना है 5 और c2 कितना है 7। ठीक है। अब आप इनको ध्यान से देखो कि a1 अपॉन a2 का मान कितना है 3/2 आया है और b1 अपॉन b2 का मान 2/-3। इसी प्रकार से c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5/7, यानी तीनों ही मान क्या आए हैं भिन्न भिन्न आए। ध्यान से देखो क्या तीनों समान है या नहीं है, तीनों ही असमान है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने जो अनुपात निकाले उनमें कोई भी बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये अतः है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अर्थात इसे किस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो बताओ मैंने यहाँ रफ में आपको लिख के बता रखे हैं, संगत वाला पार्ट आया है या असंगत वाला पार्ट आया। ये जो हमारे अनुपात आए हैं वो कौन से किस जैसे आए हैं, इसके जैसे आए कि नहीं आए। देख लो, कोई भी बराबर ना हो या सारे बराबर हो तो वो संगत होता है, ध्यान रख लेना। तो हमारे पास कोई भी बराबर नहीं आया तो समीकरण युग्म क्या होगा, तो समीकरण युग्म संगत होगा। संगत है, संगत है इसका मतलब ये हो गया कि हम इस समीकरण युग्म को किसी भी विधि से सरल करें तो इसका निश्चित रूप से कोई न कोई उत्तर आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सही से करोगे तभी उत्तर आएंगे इसके। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार गलत कर रहे हो उत्तर नहीं आ रहे इसका मतलब वो असंगत, ऐसा नहीं होगा। तरीके से करें, गणितीय रूप से करेंगे तो इसके उत्तर निश्चित रूप से आएंगे, इसीलिए तो ये संगत है। ठीक है। चलते हैं, हो सकता है पहला सवाल आपको समझ में आ गया है तो दूसरा सवाल करते हैं। पहला सवाल कंप्लीट हुआ, अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, कोई खास ये तो चीज बदली नहीं है क्योंकि उसी का तो पार्ट हम कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में सिर्फ संख्याएं बदली हैं, यानी समीकरण युग्म बदला है और कुछ नहीं बदला है, तरीका वही रहेगा सेम। इसलिए शायद ज्यादा बताने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहला सवाल बड़े ध्यान से सुना होगा, बिना स्किप किए सुना होगा। अगर स्किप भी कर लिया है तो अब स्किप मत करना क्योंकि दूसरा सवाल है, आपको समझ में आना जरूरी है। पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया तो फिर कहोगे समझ में नहीं आया। बिना स्किप किए देखा करो जितना भी देखना है। ठीक है। विस्तृत जानकारी लेनी है तो बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप टाइम 100% दोगे तो सवाल भी आपको 100% ही समझ में आएगा। चलो ये सवाल आ गया जिससे, तो वही काम, क्या काम, इतना तो आप समझ गए होंगे, इतनी लैंग्वेज तो आप भी जानने लग गए होंगे। समीकरण उत्तर नंबर 3 और उसका कौन सा पार्ट है वो भी लिखें, 2 नंबर है। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म यानी हमें जो समीकरण है वो कौन कौन से समीकरण दिए गए वो लिख रहे हैं अपन। हमें समीकरण दिए गए 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और क्या दे रखा है 4x - 6y बराबर 9। ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है संगत व असंगत की जांच। यहां तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें संगत व असंगत की जांच करनी है। संगत व असंगत की जांच कैसे करते हैं, संगत व असंगत की जांच करने के लिए हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2
C1/C2 के मान चाहिए। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि A1 और A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात और C1 और C2 का अनुपात हमें निकालना है। अगर वो अनुपात या तो भिन्न भिन्न आ गए तीनों ही, या तीनों ही सेम सेम आ गए तो संगत हो गए, अन्यथा वो दूसरे पार्ट असंगत की ओर चला जाएगा, अर्थात वो असंगत कहलाएगा। आ रही बात समझे? अगर तीनों अनुपात समान आ गए तो संगत, और असमान आ गए तो भी क्या है, संगत है। लेकिन कोई दो तो समान आ गए, तीसरा समान नहीं आया, तो वो फिर किस में चला जाएगा, असंगत में चला जाएगा। अब ये अनुपात निकालने के लिए कौन से अनुपात, A1/A2 अर्थात A1/A2, ये मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, A1 चाहिएगा और A2 भी चाहिएगा। तो हम पहले किन की व्यवस्था करेंगे, इन सब की व्यवस्था करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनकी व्यवस्था करेंगे। इनकी व्यवस्था करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1। अब इनको समीकरण 1, अब ध्यान करो, कोई अगर चाहे तो इसे आप बदल के लिख सकते हैं इन समीकरणों को, अगर चाहते हो तो। वैसी कोई बात नहीं, मैंने यही बताया था, रहने दो, ऐसे ही बता रहा हूं। दोनों समीकरणों के एचर, केवल एचर की बात कर रहा हूं, एचर या तो एलएचएस साइड में होने चाहिए दोनों ही के, या दोनों के ही एचर आरएचएस साइड में होने चाहिए। यानी दोनों समीकरणों के एचर हैं वो एक ही सेम दिशा में होने चाहिए, चाहे वो तो एलएचएस में हो या दोनों आरएचएस में हो। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको किधर भी उनको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है तो उनको आप एक ही दिशा में कर ले, या तो एलएचएस में कर ले या आरएचएस में कर ले, वरना सवाल क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। ये पहली गलती के चांस है, यहाँ ये गलती मत होने देना। सबसे पहली नजर आपको यही जानी है, यहाँ ध्यान आपका जाना चाहिए कि एचर दोनों समीकरणों के किस दिशा में है, सेम दिशा में है या नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण 1 का एचर है वो आरएचएस में है, और समीकरण 2 का भी एचर वो आरएचएस में है, दोनों के आरएचएस में। इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है इनको बदलने की, ठीक है। अब ले लेते हैं हम समीकरण, क्योंकि हमें A1 B1 C1 चाहिए ना, समीकरण 1 की व्यापक रूप। अब व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए भी, कितनी बार लिख चुका हूं मैं, क्या है बोलो आप, जल्दी सी बोलो, मेरे से लिखने से पहले बोलो। ax + by + c बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना करने पर तो क्या क्या आएगा, A1 B1 और C1, इनके मान निकल आएंगे। यहां से मैंने बताया था ना कि A B C के पैर में अगर 1 1 1 लगाया तो इसका मतलब ये हो गए A B C जो एचर हैं, जो गुणांक, एचर गुणांक, ऐसा बोलूंगा, एचर गुणांक हैं वो समीकरण 1 के हैं, वो समीकरण 1 के हैं, ये एचर गुणांक ही तो हैं। लेकिन 1 क्या संकेत कर रहा है, 1 ये संकेत कर रहा है कि ये कौन से समीकरण के हैं, पहले समीकरण के हैं। तो पहले समीकरण में ये हो गया A1 और ये कितना हो जाएगा B1, और 8 क्या हो गए इसके C1, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 की व्यापक रूप अपनी मर्जी से नहीं निकाल रहे हैं कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं, हम तुलना करके निकाल रहे हैं। तो कि व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब बताओ ये A B C है, अब बताओ, तुम ही बताओ, इनके पैर में मुझे क्या लिखना है, बताओ जल्दी बताओ। अरे कमेंट कर दो, बोल नहीं सकते तो क्या हो। अब देखो इनके पैर में हमें लिखने क्या है, हमें इनके पैर में 2 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 ले रखा है और समीकरण 2 के ही एचर गुणांक हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम इनके पैर में क्या लगाएंगे,
2 2 2 ऐसे लगाएंगे, क्योंकि हम अनुपात निकालते हैं दोनों समीकरणों के एचर गुणांकों का ही अनुपात निकालते हैं, संगत गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। क्या करते हैं, दिए गए समीकरण युग्मों के संगत एचर गुणांकों का अनुपात निकालकर ही बताते हैं कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ध्यान कर लेना, इस बात पे ध्यान करना। संगत एचर, नाम कौन सा आना चाहिए, संगत एचरों के अनुपात। ठीक है, अनुपात ऐसा नहीं कि A1 का अनुपात हम B1 से निकाल दें या A1 का अनुपात हम B2 से निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। A1 है तो A2 का अनुपात ले, दोनों का अनुपात लेंगे, A1 और A2 का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हमने B1 ले लिया तो B1 के साथ हमें B2 ही लेना है। अगर हमने B1 के साथ C2 ले लिया तो अनुपात सही नहीं आएंगे, हमारे उत्तर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूं कि संगत एचर गुणांकों का अनुपात निकालते हैं कब, संगत व असंगत की जांच करने के लिए। छोटा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि संगत व असंगत जांच करने के लिए क्या करते हैं, तो हम कहते हैं दिए गए समीकरण युग्मों के संगत एचर गुणांकों का अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, शायद समझ में आ गए। आपको नहीं आया तो बैक करके वीडियो को दोबारा ध्यान से बिना स्किप के सुने। अब देखो A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा समीकरण 2 ये रहा, तो x के गुणा में है वो A2 है, y के गुणा में है वो B2 है, और जो एचर है वो क्या है, उसका C2 है। अब हमारे पास A1 A2 B2 C2 ये सब आ गए, तो इनका अनुपात निकालते हैं। अब अनुपात निकालते हैं, अनुपात। तो मैं A1 अगर ले लिया मैंने, तो A1 के साथ मुझे कौन सा संगत एचर लेना है, बताओ। A1 के साथ कौन सा संगत एचर लेना है, मैं संगत भी बोला है, तो A1 के साथ हम B1 नहीं ले सकते, A1 के साथ हमें A2 ही लेना है। तो A1 बट्टा A2 वो यहाँ आपको कह भी रखा है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो A1 बट्टा A2, A1 बोलो कितना है 2, और A2 कितना है बोलो, A2 आया 4। ठीक है, इसे अपन और सरल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 का भाग 1 बार और इसमें 2 बार जा रहा है। ठीक है, अच्छा B1 अपॉन B2, B1 बोलो कितना है, B1 हमारे पास है -3, और B2 कितना है -6। इसे भी छोटा कर सकते हो आप, इसलिए यहाँ का चिन्ह लगाया मैंने। ये माइनस माइनस चाहे गुणा करो और चाहे भाग करो, चाहे सेम चिन्ह यानी सेम चिन्हों को गुणा करते हैं और चाहे भाग देते हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आता है, प्लस ही आता है। चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, अगर सेम चिन्ह है तो उत्तर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस। इसमें 3 का भाग 1 बार गया, इसमें 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। इसी प्रकार से आप C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं। C1 बोलो कितना है 8, और C2 कितना है 9। इस तरह से इसे छोटा कर नहीं सकते। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो A1 अपॉन A2 का मान 1/2, B1 अपॉन B2 का मान 1/2, और C1 अपॉन C2 का मान भी कितना आ गया, 8/9 आ गया। तो हमने देखा कि इसके शुरू के 2 जो अनुपात आए हैं वो तो बराबर आए, पर तीसरा अनुपात सेम नहीं आया है। तो यहाँ A1 अपॉन A2 बराबर नहीं, सॉरी ये तो बराबर हैं, बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन तीसरा जो आया है वो इनके जैसा नहीं आया है। तो अब ये बताओ, मैंने बताया था कि यदि या तो तीनों अनुपात समान आ जाए या तीनों क्या आ जाए, असमान आ जाए, तो संगत है। अन्यथा इन दोनों शर्तों के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या है, असंगत है। तो क्या तीनों समान आए, नहीं आए। क्या तीनों असमान आए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, कौन सी शर्त का पालन कर रहा है, इस शर्त का पालन कर रहा है। तो इसका मतलब ये दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अतः समीकरण युग्म क्या होगा, यहाँ तुम ही बोल के बताओ, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। ठीक है, संगत कब कब आता है, दोबारा दोहरा लो, संगत कब कब आता है, जब तीनों अनुपात बराबर हो या तीनों बराबर ना हो तो संगत
अन्यथा असंगत। तो यहाँ अन्यथा में आया है क्योंकि ना तो ये दोनों तीनों बराबर हैं, ना ये तीनों बराबर नहीं है, अर्थात ना तो तीनों बराबर आए हैं और ऐसा भी नहीं है कि तीनों ही बराबर ना हो, क्योंकि इसमें दो बराबर भी हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, असंगत। अब लास्ट में इतना ही समझ लो कि इस शर्त का पालन करे तो वो असंगत, इन दोनों शर्तों का पालन करे तो वो संगत। शॉर्ट में ये समझ लो, ठीक है। शायद उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका क्या अर्थ हुआ, असंगत का मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे, चाहे कौन सी भी विधि, चाहे कोई भी आदमी, कोई भी टीचर, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी इसको सरल करेगा तो इसका उत्तर उसे प्राप्त नहीं होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो कौन सी विधि लगाए, कोई वो यहाँ कुछ भी लगाए, उसके उत्तर नहीं आएंगे, अर्थात ये असंगति है। तभी तो कहते हैं कि सवाल तो वही होता है जो क्या हो, सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो वो सवाल कहां से बन गया, वो खुद ही क्या है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो वो फिर सवाल कहां से बनेगा, ये बताओ, उसके उत्तर कहां से आएंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल, ये शायद दूसरा भी समझ में आ गया है। तो तीसरे का पहला दूसरा कंप्लीट, और शायद कंप्लीट नहीं, आपको दोबारा पढ़ने की शायद जरूरत ही नहीं होगी अगर आपने बिना स्किप किए ढंग से उसे पढ़ा है तो। इसी प्रकार से तीसरे की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन जरूरत एक बार तो देखने की है ना, और वो भी ढंग से नहीं देखते हो, उसे स्किप कर देते हो। ऐसे में तो समझ में कहाँ से आएगा, फिर तो लाना देते रहना चाहिए कि समझ में नहीं आया। इसलिए उससे पहले आप टाइम दीजिए इस चीज को, आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जब किसी एक सवाल को आपने ढंग से टाइम दे दिया तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आने लगे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये साधारण सा क्वेश्चन तो है लेकिन इसमें नॉर्मल सा चेंज कर दिया गया है, और उसमें बच्चे यहाँ मात खा जाते हैं। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बिना स्किप के धैर्य से करना है, ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए, बार बार में यूट्यूब पर इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, देखते हैं, ये सवाल है, और सवाल नंबर हम कर रहे हैं तीसरे का तीसरा पार्ट। दिए गए क्या भी समीकरण युग्म, अकेला समीकरण नहीं दिया है, दो साथ में दिए हैं, तो समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म क्या भी वापस लिख दो, है क्या, सेम टू सेम, 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 y बराबर 7, और दूसरा क्या है 9x माइनस 10y बराबर के कितने 14। ये समीकरण हम लिख देते हैं 1 और ये समीकरण लिख देते हैं 2। ठीक है, ये दो समीकरण हो गए हमारे। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो भी ध्यान होना चाहिए, हमें ज्ञात करना है। अरे जब आप सवाल को ढंग से समझ लेते हो और वहां से दिया गया ज्ञात करना समझ लेते हो ना, तो मैं कहता हूँ 80% सवाल समझ में आ जाता है। वो 80% दिए गए सवाल में से ये चीज निकालना ज्यादा सीखिए आप। याद क्या करना है, संगत व असंगत की जांच, ये हमें करना है। ठीक है, ये करने के लिए क्या करना होगा, हमें संगत व असंगत की जांच करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें A1, B1, C1, A2, B2 और C2 इन तीनों के मान चाहिए, और मान आने के बाद हम क्या निकालेंगे, हम इनके अनुपात निकालेंगे। फिर हम तुलना करेंगे कि तीनों अनुपात कैसे हैं। अगर वो तीनों समान हैं या तीनों समान नहीं हैं तो वो क्या होगा, संगत, अन्यथा वो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 की व्यापक मान, व्यापक रूप क्या भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करोगे तो यहां देखो दो चरों वाले रेखिक समीकरण के अचर गुणांक a b c से लिखते हैं। a b c लिख दिया, क्या ये इतना ही लिखना है, नहीं,
मैंने बताया ना कि हमें समीकरण के संकेत भी देने हैं। इनके पैर में हम क्या लिखेंगे, हम 1 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो ये एचर हैं वो कौन से समीकरण के हैं, पहले समीकरण के, इसलिए हम 1 1 1 लिखेंगे। पहले समीकरण के एचर गुणांक में a1 कितना है बताओ, गया x की गुणा में 3/2 है, 3/2 ले लेंगे। b1 कितना हो गया 5/3, ठीक है, और c1 कितना हो गया 7। इसी प्रकार समीकरण 2 की व्यापक रूप क्या भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ हमें पता है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के एचर जो गुणा करते हैं उसे a b c लिखते हैं। पैर में क्या लगाते हैं कि वो एचर गुणांक कौन से समीकरण का उसका संकेत लिखते हैं। हमने समीकरण कौन सा ले रखा है 2, तो इनके पैरों में क्या आएगा 2 2 2 इस तरह से, ठीक है। बोलो क्या है, समीकरण 2 के x की गुणा में 9 है तो ये वो 8 का हो जाएगा, और y की गुणा में क्या है -10 वो भी 2 हो जाएगा, और ये c कितना है 14। इस तरह से आपका a2 b2 c2 मान प्राप्त हो गए। यानी a1/a2 का मान निकालने के लिए a1 का चाहिए, a2 का चाहिए, वो हमारे पास है। इसी प्रकार से b1 और b2 के मान होने चाहिए, वो भी हमारे पास, c1 और c2 के मान भी हमारे पास हैं। तो अब इनके अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए a1 के साथ कौन सा लेंगे, a2 ही लेंगे, क्योंकि संगत अनुपात निकालने में। तो a2, बोलो a1 कितना है, a1 है 3/2, और ये बट्टे का चिन्ह, ध्यान करना मैंने इस बार ये बट्टे का चिन्ह थोड़ा सा बड़ा लगाया, और वो उसका वजह क्या है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बट्टे का चिन्ह है ना, ये बट्टे का चिन्ह मैंने ये वाला बट्टे का चिन्ह लगाया, ध्यान करना भाई, यहाँ गलती कर सकते हो आप, इस सवाल में इतना ही अंतर है, ये देखो ये और ये थोड़ा, ठीक है। अब इस बट्टे से ऊपर क्या लिखूंगा मैं, a1 का मान, a1 का मान लिख दिया। अब नीचे क्या लिखूंगा, a2 का मान, a2 कितना है 9, और कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है 1, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं जिस संख्या की गुणा में 1 और भाग में 1 नहीं होता वो संख्या ही नहीं होती है, उसे हम संख्या का नाम दे ही नहीं सकते, उसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। इसलिए ध्यान क्या रखेंगे कि प्रत्येक संख्या के भाग में और गुणा में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 9/1 कर दिया। ऐसी संख्याओं को आपने सरल किया होगा। ये कौन सी संख्याएं हैं, ये भिन्न संख्याएं, और भिन्न संख्याओं का भाग किया है ना आपने, कैसे करते, ऊपर की जो अंश वाली संख्या है ना वो तो सेम टू सेम रहती है, 3/2 रह जाएगा, लेकिन ये भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा में। जब भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है तो नीचे की संख्या भी पलट जाती है, 9/1 से क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। इसे सरल करो आप, इसमें 1 बार गया 3 का भाग, और इसमें 9 में 3 का भाग 3 बार गया, ठीक है। तो कौन बच गया, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना 6, तो कितना मान आ गया इसका 1/6, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम b1/b2 का मान। देखिए फिर से मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये बट्टे का चिन्ह है ना, ये डाला है मैंने, ध्यान करना, b1/b2 वाला है ना, ये बट्टे वाला चिन्ह मैंने यहां डाला है। अब इसके ऊपर किसका मान रखूंगा मैं, b1 का। b1 कितना है बोलो, b1 मेरे पास है 5/3, और b2 कितना है, b2 है मेरे पास -10, और कोई भी संख्या के नीचे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ डाल दो फिर लाइन, आपको कंफ्यूज ना हो जाए आप, ठीक है। अब देखिए b1/b2 तो ये रहने देते हैं, बराबर का चिन्ह की जगह या का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि हम इस भिन्न संख्याओं को सरल कर रहे हैं। और फिर से बता रहा हूँ कि भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं, भिन्न संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। ऊपर की संख्या तो सेम टू सेम जैसी है वैसी की वैसी, लेकिन ये भाग का चिन्ह है वो गुणा में बदल देंगे,
नीचे की संख्या पलट देंगे तो 1 बट्टे कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। इसे आप और सरल कर सकते हो, इसमें 5 का भाग 1 बार जाएगा और इसमें 5 का भाग -2 बार जाएगा। 1 को 1 से यानी अंश को 8 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, हर को हर से गुणा करेंगे तो माइनस की 6 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ले लेते हैं C1 अपॉन C2। तो C1 बोलो कितना है, C1 हम हमारे पास है C1 और C2 का मान है हमारे पास 14। ठीक है, इसे आप सरल करोगे तो इसमें कितनी बार गया, 1 बार और इसमें भाग गया 2 बार, तो कितने बचे 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ ध्यान करो कि जब हम A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 का जो मान देखते हैं तो वो क्या है, एक का है 1/6, दूसरे का -1/6, तीसरे का कितना है 1/2। यानी यूं देख सकते हैं कि इन तीनों के मान सेम नहीं है। इसका 1/6 है, इसका कितना है -1/6 है, इसका कितना 1/2 है, यानी ये तीनों ही भिन्न भिन्न आ गए। तो इसका अर्थ सीधा सा यह हुआ कि तीनों भिन्न भिन्न आ जाए या तीनों समान आ जाए तो समीकरण युग्म क्या होता है, संगत। तो ये संगत है, फाइनल है, लेकिन अपन लिखेंगे कैसे, शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अतः है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। जब तीनों बराबर नहीं होते या तीनों बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, संगत। तो अतः समीकरण युग्म फलस्वरूप समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म क्या भी संगत। इस तरह से आपको ये तीसरा पार्ट करना था, जिसमें गलती होने के चांस ये थे, एक तो गुणांक निकालने वाली गलतियां कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं x की गुणा में 3 वाले मात्र 3 को ले लेते हैं, 3/2 पूरा नहीं लेते हैं, ये गलती यहाँ। दूसरी गलती ये कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन वाली ये भिन्न संख्याओं के भाग वाली गलती कर देते हैं, और कुछ क्या करते हैं, ये काटने वाली गलतियां कर देते हैं। तो गलती होने के चांस ये थे आपके, जो मैंने आपको बता दिया। और ये 1 लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, वो हम समीकरण का संकेत करते हैं कि ये दिए गए एचर जो हैं, एचर गुणांक है, वो कौन से समीकरण के हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। शेष रहे दोनों सवाल हम अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं।